नमस्कार साथियों, आज हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के कुछ फंडामेंटल वैल्यू के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के कुछ फंडामेंटल वैल्यू क्या हैं, उनके बारे में आज समझेंगे। ये पेपर 4 का ही हिस्सा, ये मूल्य जो हैं फंडामेंटल वैल्यू अर्थात ये मूल्य जो हैं इस पेपर 4 का भी हिस्सा है। तो उसी के अंदर टॉपिक नंबर 4 फंडामेंटल वैल्यू फॉर सिविल सर्विस के अंतर्गत आता है। इसमें साथियों जो सबसे प्रमुख बात है कि इसमें कितने मूल्य हैं। तो ये जो पहली हमने ये श्रृंखलाएँ बनाई हैं, तो ये पहली श्रृंखला में इंटीग्रिटी है, हॉनेस्टी है, फिर ट्रांसपेरेंसी है। इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा, हॉनेस्टी ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी एम्पैथी, कंपैशन, टॉलरेंस, और फिर आगे पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिसिपेंसी अर्थात राजनीतिक तटस्थता। परसिवरेंस फिर पढ़ेंगे, परसिस्टेंस पढ़ेंगे, पेशेंस का पढ़ेंगे, डेडिकेशन, कमिटमेंट, स्पिरिट ऑफ सर्विस, अनानिमिटी, अनामिका के मूल्य पढ़ेंगे। फिर डिसिप्लिन, करेज ऑफ कन्विक्शन, कार्य में शुचिता, साहस, करेज ऑफ कन्विक्शन पढ़ने को। फिर से चलो शुरू करते हैं। फिर इंटीग्रिटी क्या है? सत्यनिष्ठा क्या है? सत्यनिष्ठा एक प्रकार की ईमानदारी है। ये एक प्रकार की ईमानदारी है ये, लेकिन उस समय की ईमानदारी है जब जिसे ईमानदारी तो वो होती है कि आप बेईमानी ना करें, वो ईमानदारी है। लेकिन लेकिन सत्यनिष्ठता जो है वो बिना ईमानदारी के संभव नहीं है। अर्थात अगर तुम्हें कोई देख भी ना रहा हो तब भी बेईमानी मत करो। जैसे अगर इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करें तो मान लो कोई व्यक्ति है कोई व्यक्ति स्टेशन पर गया और स्टेशन पर उसने किसी कारणवश वो टिकट नहीं खरीद पाया और वो अगले स्टेशन पर उतरा, और अगले स्टेशन पर उतरने के पश्चात अगर वो सत्यनिष्ठ व्यक्ति है तो वो अगले स्टेशन पर पहुंचने के बाद जहां से वो आया है वहीं का दोबारा टिकट ले। अब उससे चाहे उस टिकट को फाड़ दे या फेंक दे, किसी प्रकार के और वो अपने दायित्व को, राष्ट्रीय हित को पूरा कर दे। क्योंकि कोई भी टिकट हो या कोई भी कार्य हो वो सरकार के पैसे से चलता है, तो राष्ट्र हित में वो ऐसा करे तो वो सत्यनिष्ठ व्यक्ति कहा जाएगा। हालांकि वो उसे किसी के पकड़ने का डर नहीं था, ना किसी प्रकार के टीटी का, ना कुछ, लेकिन वह सत्यनिष्ठ व्यक्ति है तो वह अपने स्वसुख के लिए ऐसा करेगा, वो व्यक्ति सत्यनिष्ठ कहलाएगा। अब सत्यनिष्ठ के बाद समझेंगे ईमानदारी क्या है। ईमानदारी से तात्पर्य बेईमानी का ना होना ईमानदारी है। ये एक प्रकार से हॉनेस्टी और ईमानदारी समतुल्य ही होते हैं, लेकिन ये है कि अगर इंटीग्रिटी ये है तो हॉनेस्टी ये है, बस अंतर इतना है। ये है तो मतलब इंटीग्रिटी में हॉनेस्टी आवश्यक है, लेकिन हॉनेस्टी के लिए इंटीग्रिटी आवश्यक है, ये आवश्यक नहीं है। इंटीग्रिटी जो है बिना हॉनेस्टी के संभव नहीं है, लेकिन इंटीग्रिटी के बिना हॉनेस्टी संभव है। अब आगे समझेंगे ट्रांसपेरेंसी। हॉनेस्टी हो गया, अब ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता क्या है? पारदर्शिता से तात्पर्य है जिसे कोई लोक प्रशासन में व्यक्ति है तो वो अपने निर्णय कैसे लेता है, निर्णय के आधार क्या हैं, उसके बिंदु, निर्णय के आधार क्या है, प्रक्रिया क्या है, इसका स्पष्ट होना ट्रांसपेरेंसी अर्थात पारदर्शिता है। हालांकि पारदर्शिता में अगर सरकार के स्तर पर बात की, जैसे अगर व्यक्तिगत स्तर पर बात की जाए, परिवार के स्तर पर बात की जाए, तो परिवार के स्तर पर अनावश्यक बातों को ना छिपाना, अपने माता पिता से, अपने परिवार के स्तर पर अपने दोस्तों से अनावश्यक बातों को ना छिपाना, वो पारदर्शिता है। और अगर लोक जीवन के बारे में बात की जाए, लोक जीवन जैसे आप कोई IAS अधिकारी है, IPS अधिकारी है, तो उसके लोक जीवन में दो प्रकार से पारदर्शिता को निर्धारित करने के लिए बात की गई है। नंबर 1 RTI 2005 और दूसरा है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, और इन दोनों के द्वारा पारदर्शिता निर्धारित करने की प्रक्रिया की जाती है। अब आगे समझेंगे कि पारदर्शिता हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया। अब इम्पैथी क्या है? तो साथियों इम्पैथी जो है
इम्पैथी वह स्थिति है जिसमें इम्पैथी का अर्थ होता है हिंदी में समानुभूति, अर्थात स्व और पर का अंतर जब समाप्त हो जाए तो उसे समानुभूति कहते हैं। जैसे समान प्रकार की अनुभूति, जैसे किसी दुखी व्यक्ति को देखकर उसके स्तर पर जाकर सोचना कि उसे कितना दुख होगा। ये प्रक्रिया अक्सर माताओं के साथ होती है। हालांकि इम्पैथी की अगर बात करें तो इम्पैथी को दो स्तर पर देख सकते हैं। नंबर 1 कॉग्निटिव स्तर और दूसरा इमोटिव स्तर, मतलब संज्ञानात्मक स्तर और भावनात्मक स्तर। अगर भावनात्मक स्तर की बात करें तो भावनात्मक स्तर पर अक्सर माताओं में होता है। जैसे अगर उदाहरण के रूप में बात करें तो कोई बच्चा अगर दिल्ली में है तो अगर उसे कोई तकलीफ होती है, दुख होता है, तो उसकी माँ घर में पहले जान जाती है कि ये इमोटिव स्तर होता है, इमोटिव सिंपैथी होती है, इमोटिव स्तर होता है। भावनात्मक स्तर पर ऐसा होता है और ये बायोलॉजिकल भी कनेक्टेड होता है। इसके अलावा अगर हम कॉग्निटिव संज्ञानात्मक स्तर पर बात करें तो संज्ञानात्मक स्तर पर समानुभूति अक्सर पुरुषों में होता है। पुरुषों में संज्ञानात्मक स्तर पर समानुभूति होती है। तो अगर सीधी बात करें, अगर इसे समराइज करना चाहें इम्पैथी को, तो स्व और पर, किसी भी दुखी व्यक्ति को किसी को देखकर स्व और पर का अंतर, अर्थात अपना दुख उनका दुख है, उनका दुख हमारा दुख है, इस स्तर पर जाकर सोचा जाए तो वो स्तर इम्पैथी कहलाता है। अब इसके बाद अगर हालांकि इम्पैथी के लिए अगर विचारक की बात करें तो DSM अर्थात डेनियल गोलमैन, सेलोबी एंड मेयर, डेनियल गोलमैन और सेलोबी मेयर इनको रखा गया है। डेनियल गोलमैन, सेलोबी और मेयर, इन तीनों को इम्पैथी के स्तर पर रखा गया है। अब आगे बात करें तो कंपैशन क्या है? कंपैशन का अर्थ है करुणा। कंपैशन का अर्थ है ये करुणा। करुणा क्या है? करुणा वह स्तर होता है जिसे किसी भी दुखी व्यक्ति को देखकर उसकी सहायता करने के मन में जो भाव आता है वो करुणा कहलाती है। हालांकि ये एक अस्थाई स्तर है, अस्थाई गुण है, अस्थाई मूल्य है। कंपैशन एक अस्थाई मूल्य है। अगर दया की बात करें तो दया जो होती है ये इसका थोड़ा तीव्र रूप है। दया तीव्र रूप है। दया तब आती है कि अर्थात वह व्यक्ति अपनी सहायता करने में संभव नहीं है, इसलिए उसकी सहायता करने का मतलब मन करना ही दया कहलाता है। और इसके बाद अगर बात करें तो टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या है? तो अगर टॉलरेंस की बात करें तो टॉलरेंस का अर्थ होता है सहिष्णुता। सहिष्णुता क्या है? टॉलरेंस की बात करें तो सहिष्णुता क्या है? तो सहिष्णुता वह गुण है जिससे किसी व्यक्ति, सहिष्णुता का पहली बात शाब्दिक अर्थ होता है कि ये सहन करना। इसका मतलब होता है सहन करना। जिसे अगर विरोधी सहन किसे करना, तो तो किसी धर्म, जाति, लिंग जो विपरीत हो, धर्म, जाति, लिंग, देश, जिसे किसी भी व्यक्ति धर्म, जाति, संप्रदाय आदि के प्रति करुणा, आदि के प्रति सम्मानजनक स्थिति, उसको सहन करने की स्थिति, उसके प्रति हिंसा, जैसे कोई अन्य नस्ल का व्यक्ति है, अन्य जाति का व्यक्ति है, तो उसे देखते हिंसा करने का भाव, हिंसा करने मत लग जाना। हालांकि ये इसका संकीर्ण अर्थ है कि सहन करना, लेकिन अगर इसके व्यापक अर्थ की बात करें तो इसमें भगवान बुद्ध हुए, महात्मा गांधी जी हुए, इन्होंने सहिष्णुता का व्यापक अर्थ बताया है कि मन, कर्म, वचन से न सिर्फ सहन करना बल्कि उनका सम्मान भी करना। उन्हें जैसे महात्मा गांधी जी ने ये सर्वधर्म समभाव की बात की। महात्मा गांधी जी ने सर्वधर्म समभाव की बात की, अर्थात सभी धर्मों को बात की। इसके अलावा भगवान बुद्ध की बात करें तो बुद्ध जी ने भी सभी के प्रति करुणा, दया की, अहिंसा की भावना की बात की, और उन्होंने उनकी इस विचार में भी मिलता है कि सहिष्णुता क्या है और सहिष्णुता का स्तर क्या होना चाहिए। अगर बात करें, ये तो भारत की बात हो गई कि भारत में सहिष्णुता वैसे भी रहा है। चाहे आप वेदों की ओर देखें तो वेदों में एकम सत विप्रे बहुधा वदंती ऐसे वाक्य मिलते हैं। इसके अलावा एकम सत्य विप्रे बहुधा वदंती का अर्थ होता है कि सत्य एक है,
उसे विचार करने के मतलब पंडित जो हैं, पंडित का मतलब विद्वान से है कि विद्वान है जो उसे अलग अलग रूप में देखने की कोशिश करते हैं। तो एकम सत विप्रे बहुधा वदंती हो गया। अगर उपनिषद की बात करें तो उपनिषद में कहा गया है कि उसमें भी सहिष्णुता का रूप दिखता है कि मुंडे मुंडे मत भिन्ना, मतलब अलग अलग लोगों के मत अलग अलग होते हैं। इसमें भी सहिष्णुता का रूप भारतीय संस्कृति में दिखता है। लेकिन अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम जगत में सहिष्णुता का सीधे अर्थ शायद नहीं दिखता है। हालांकि कुछ लोग हैं, कुछ दार्शनिक हैं जिनके जो सहिष्णुता की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले दार्शनिक की बात करें तो सुकरात जी हैं और स्टोइक हैं, जैनो हैं, इन सभी ने बात की है और इन्होंने बात की है। लेकिन सामान्यतः जैसे वहाँ पर पश्चिम की बात करें तो हिटलर जैसे लोग दिखते हैं, तो सहिष्णुता का नाम भी वहाँ पर तो नहीं आता है। अब इसके अलावा भारत में एक जो छूट गया है वो है जैन दर्शन। जैन दर्शन भी सहिष्णुता का एक अच्छा रूप दिखता है। जैसे जैन दर्शन में बात करें तो स्यादवाद जो कहता है कि कोई भी ज्ञान सापेक्षिक ज्ञान होता है, अर्थात एनी नॉलेज इज रिलेटिविज्म का सिद्धांत देते हैं कि सापेक्षता क्या है, कोई भी ज्ञान हो वो सापेक्षिक होता है। इसलिए अगर वो कहते हैं कि अगर किसी बात को कहना है तो ये कहकर कहो कि मेरी ये राय है, हमारा ये मत है, ये लगाकर कहना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो सहिष्णुता हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी की, अर्थात वस्तुनिष्ठता क्या है। वस्तुनिष्ठता, अगर वस्तुनिष्ठता की बात करें तो वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी से तात्पर्य है कि तथ्यों को तथ्यों के आधार पर ही प्रदर्शित करना। अर्थात जैसे पहली बात तो बात करें कि वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता, इसका जो विपरीत होता है वो आत्मनिष्ठता होता है। आत्मनिष्ठता में जो होता है जैसे उसमें पूर्व धारणाएं काम करती हैं, जाति काम करता है, लिंग काम करता है, उस पूर्व धारणाओं के आधार पर बात होती है वस्तुनिष्ठता की और आत्मनिष्ठता की। और ऑब्जेक्टिविटी में तथ्यों को तथ्यों के आधार पर, अर्थात इसमें नियमवाद चलता है, मतलब नियम तथ्य जो हैं वही उसे ही प्रदर्शित करना, ऑब्जेक्टिविटी होती है उसमें। और इसके बाद अगर बात करें तो न्यूट्रलिटी, ये ऑब्जेक्टिविटी हो गया। अब न्यूट्रलिटी का अर्थ है तटस्थता। तटस्थता से तात्पर्य है अपने मूल, वंश, जाति, धर्म आदि से तटस्थ होकर निर्णय करना या कोई कार्य करना तटस्थता कहलाता है कि ये तटस्थता है। अब इसके ये ऑब्जेक्टिविटी था, न्यूट्रलिटी था इम्पार्शलिटी, निष्पक्षता। ये हालांकि ये एक स्कूल ऑफ थॉट्स के चारों विचार है, ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी, इम्पार्शलिटी और नॉन पार्टिसिपेशनशिप। ये चारों हैं एक स्कूल ऑफ थॉट्स के विचार हैं, ये चारों लगभग समान हैं। तो न्यूट्रलिटी हो गई, तटस्थता हो गया। अब इम्पार्शलिटी, निष्पक्षता ही तटस्थता से नज़दीकी रखता है। अर्थात इम्पार्शलिटी में होता क्या है कि जैसे किसी भी निष्पक्ष होकर निर्णय करना, कोई भी निर्णय निष्पक्ष होकर करना, लेकिन निष्पक्ष इस तरह की पूर्व धारणाएं ना काम करती हूँ, वही धर्म, जाति, लिंग ये सब कार्य ना करती हूँ। लेकिन निष्पक्षता का जो अगला स्तर होता है, निष्पक्षता का ये मतलब भी नहीं है कि निष्पक्षता दिखना ही चाहिए, लेकिन निष्पक्षता दिखने से ज़्यादा होना भी चाहिए। और इसके अलावा अगर बात करें तो निष्पक्षता का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि निष्पक्ष दिखने के लिए किसी के साथ गलत कर देना। जैसे कोई भी अध्यापक है, उसकी बेटी या बेटा उसके स्कूल में पढ़ता है, वो उदाहरण के लिए रूप में जैसे कोई अध्यापक है, उसकी बेटी या बेटा उसी स्कूल में पढ़ता है, तो वो अपने बेटी या बेटा की कॉपी चेक करते समय ये बिल्कुल ना ध्यान रखे कि वो मेरा बेटा या बेटी ही है, और वो निष्पक्ष होकर निर्णय करे। और लेकिन एक ध्यान और ये भी रखे कि वह ये भी ना सोचे कि निष्पक्ष दिखने के लिए अपनी बेटी का नंबर या कम कर दे, ये भी एक प्रकार का अन्याय हो जाता है। तो ये निष्पक्षता हो गया। अब आगे बात करें तो नॉन पार्टिसिपेशनशिप, मतलब राजनीतिक तटस्थता। नॉन पार्टिसिपेशनशिप से राजनीतिक तटस्थता। ये हालांकि ये सिविल सेवक के लिए ज़्यादा मायने रखता है कि लोक जीवन में सबसे ज़्यादा ये मायने रखता है नॉन पार्टिसिपेशनशिप। राजनीतिक तटस्थता, जिसे राजनीतिक तटस्थता का
इतिहास जो रहा है इंग्लैंड से रहा है, मैक्स वेबर पहले रहे हैं। फिर मैक्स वेबर ने सिद्धांत दिया था कि हालांकि वहाँ अगर दो पार्टी थी तो इसीलिए कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी को जो होना चाहिए वो तटस्थ होना चाहिए। इसी उद्देश्य से राजनीतिक तटस्थता की बात की गई थी। ये इंग्लैंड का विचार था जो आगे भारत ने सस्टेन किया, आगे भारत ने बढ़ाया। और भारत में भी आज ये है कि कोई भी सिविल सेवक लोक जीवन में रहने वाला आदमी राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रह सकता है। सक्रिय का रूप जैसे लोक जीवन में अगर जैसे ब्यूरोक्रेट्स IAS हुए, IPS हुए, ये सब तो बिल्कुल हालांकि ये लेख लिख सकते हैं, लेकिन उसमें राजनीतिक निष्पक्षता दिखनी चाहिए। और चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये हो गया राजनीतिक तटस्थता, राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना। परजिवरेंस और परजिवरेंस, परसिस्टेंस और पेशेंस, ये तीनों एक ही स्कूल ऑफ थॉट्स के विचार हैं। ये तीनों एक ही स्कूल ऑफ थॉट्स के विचार हैं, परजिवरेंस, परसिस्टेंस और पेशेंस। परजिवरेंस की बात करें तो परजिवरेंस का मतलब होता है लगन। जैसे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगन, मन, ध्यान से उसके प्रति आस्था रखना, ये परजिवरेंस हुआ। अर्थात उसके प्रति समर्पण का भाव रखे रहना, ये परजिवरेंस हुआ। और परसिस्टेंस परजिवरेंस का ही एक रूप है। और इसके अलावा पेशेंस, धैर्य, किसी भी महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तब तक धैर्य बनाए रखना जब तक कि वो प्राप्त ना हो जाए, ये धैर्य है। कि ये दोनों परजिवरेंस, परसिस्टेंस, पेशेंस, ये तीनों हो गए। और सबसे जो बड़ी बात है कि परजिवरेंस, पेशेंस और परसिस्टेंस, ये तीनों हो तो सफलता लगभग निश्चित होती है। इसीलिए ये 3 P किसी भी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति में सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं। अब आगे जो पांचवा थॉट्स है, पांचवा जो मूल्य है वो बात करते हैं तो कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्धता। किसी भी कार्य, किसी भी संस्था, किसी भी लोक जीवन में हो या व्यक्तिगत जीवन में हो, अगर व्यक्तिगत जीवन में हो तो अपने परिवार, अपने संबंधी, अपने समाज के प्रति प्रतिबद्धता जो होती है उसे पूरा करना। और लोक जीवन में किसके प्रति, जैसे लोक जीवन की बात करें तो लोक जीवन में किसके प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए? क्या सरकार के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए? राजनीतिक दल के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए? कि समाज के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए? किसके प्रति होनी चाहिए? तो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहली बात है कि सबसे पहले किसी भी लोक जीवन में किसी भी लोक अधिकारी को कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। संविधान, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारे देश की बात करें तो ये सबसे बड़ा, देश को चलाने के लिए सबसे बड़ा हथियार यही है। तो सबसे बड़ी बात है कि संविधान के प्रति प्रतिबद्ध सबसे पहली प्रतिबद्धता होनी चाहिए। इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, इसके प्रति जो लोक जीवन में होने चाहिए कि जैसे कोड ऑफ कंडक्ट, सिविल सर्विस का कोड ऑफ कंडक्ट है दहेज न लेना न देना। इसके अलावा अपनी संस्थाओं की गुप्त बातों को गुप्त ही रखना। और इसी प्रकार कई कोड ऑफ कंडक्ट हैं। जैसे अगर डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टरों में कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो डॉक्टरों में हिप्पोक्रेटिक ओथ होता है। वो अपने हिप्पोक्रेटिक ओथ के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। डॉक्टर की बात करें, इसी प्रकार वकील अपने कर्मों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, अपने मुवक्किल के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। तो ये हो गया व्यावसायिक जीवन, अर्थात जैसे सिविल सर्विस, अन्य व्यवसायों में और इसके अलावा निजी कंपनी में भी प्रतिबद्धता होती है। अब आगे बात करें तो डेडिकेशन, समर्पण। डेडिकेशन की बात करें तो फिर डेडिकेशन में क्या होता है कि किसी अपनी कंपनी, अपने जैसे कि लोक जीवन में हुआ तो समाज के प्रति समर्पण का भाव हो। अगर निजी जीवन की बात करें तो अपने परिवार, अपने समाज के प्रति, अपने जो एरिया कन्विक्शन है, जैसे परिवार हुआ, समाज हुआ, देश हुआ, इसके प्रति डेडिकेशन, समर्पण का भाव हो। इसके अलावा स्पिरिट ऑफ सर्विस, मतलब जो सर्विस आप कर रहे हैं, चाहे आप परिवार में हो, समाज में हो, लोक जीवन में हो, आपके कार्य करने की क्षमता अर्थात स्पिरिट ऑफ सर्विस होनी चाहिए। सेवा भावना होनी चाहिए। आपकी सेवा भावना कैसी होनी चाहिए? आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल कार्य के लिए होना चाहिए इच्छे से।
अर्थात जिसे कुछ लोग होते हैं 6 बजे 9 बजे जाते हैं ऑफिस और 6 बजे का इंतज़ार करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात इस भाव से ना करें कि कार्य के लिए हो रहा है, जबकि कार्य इसलिए करें क्योंकि कार्य करना है। इसीलिए जिसे कांट जैसे लोगों का मानना है कर्तव्य के लिए कर्तव्य, अर्थात कर्तव्य इसलिए नहीं करना है कि क्योंकि कर्तव्य करना चाहिए, कर्तव्य इसलिए करना है क्योंकि कर्तव्य करना चाहिए। कर्तव्य के लिए कर्तव्य की भावना आज ये सब जैसे महात्मा गांधी ने भी इसी बात को आगे बढ़ाया है। इसके अलावा अगर अदर जैसे ये 5 मूल्य तो सबसे महत्वपूर्ण मूल्य हैं, और इसके अलावा ये 5 अदर्स वैल्यू हैं। एनोनिमिटी, अनामिता, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अनामिता सिविल सर्विस के लिए, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए, हालांकि ये इसमें आजकल कमी दिख रही है एनोनिमिटी में, अनामिता में। इससे बहुत से लोग हैं, बहुत से IAS ऑफिसर हैं जो अपनी अनामिता को बनाए नहीं रख पा रहे हैं। वो अपनी पोस्ट, अपनी जो कार्य करते हैं उसे जो है सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं, ये कर देते हैं। ये हालांकि अनामिता बनाए रखना चाहिए, और इसके लिए सरकार को कोई नियम भी बनाना चाहिए। क्योंकि अब बात करते हैं कि एनोनिमिटी क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए अनामिता ये इसलिए होनी चाहिए क्योंकि सिविल सर्विस हुआ, कोई लोक जीवन में अधिकारी हुआ, वह अस्थिर नहीं है, राजनीतिक नेता नहीं है कि वो 5 साल बाद बदल जाएगा। इसलिए अगर अनामिता बनी रहेगी तो आने वाले, अगर सरकार बदलती है, लोग बदलते हैं, तो फिर अनामिता बनी रहेगी तो उसको संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। ऐसा नहीं माना जाएगा कि इसकी निजी राजनीतिक तटस्थता है कि नहीं है, निजी जीवन इसका कैसा है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा अनामिता अगर बनी रहेगी। इसमें हालांकि जैसे हम कह रहे हैं कि कई लोग हैं जो अपनी सोशल मीडिया पर जो कार्य करते हैं उसे बिल्कुल डाल देते हैं, पॉपुलैरिटी है जो है वो जाने, और लेकिन कुछ भी ऐसे भी IAS ऑफिसर हैं जो कार्य तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी अनामिता को बनाए रखे हुए हैं। और इसका ये नुकसान भी है कि जो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है वो डाल नहीं रहा है, उसको सामाजिक सम्मान नहीं मिल रहा है। इसलिए आजकल एनोनिमिटी को नष्ट करने की एक होड़ सी लग गई है। जो पाता है वो सोशल मीडिया पर जो कार्य कर रहा है उसे डालने लगता है। अब इसके बाद बात करें डिसिप्लिन, अनुशासन किसी भी सिविल सर्विस, कोई भी चाहे पारिवारिक जीवन में हो, सिविल सेवा में हो, अनुशासन सबसे आवश्यक है। इसके बाद करेज ऑफ कन्विक्शन। थैंक यू सो मच, थैंक यू।